नमस्कार। डोगरी भाषा को सन 2003 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। तभी से हर वर्ष 22 दिसंबर को डोगरी मान्यता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ यही जान लेना आवश्यक है कि यह सम्मान प्राप्त करने के लिए दशकों तक संघर्ष चला, जिसके लिए सभी डोगरे और संस्थाएं एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुए, जो अक्सर कम होता है, लेकिन ऐसा हुआ और सफलता भी पाई। लेकिन इससे क्या हालात बदल गए? लोगों की क्या एस्पिरेशंस थीं? क्या मात्र डोगरी मान्यता दिवस मना लेने से ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पूरी हो जाने की खुशफहमी का शिकार तो नहीं हो जाते? क्या 8th शेड्यूल में आने के यही मायने थे? इन सभी पर बेबाक बातचीत करने के लिए आज स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं सुप्रसिद्ध डोगरी और अंग्रेज़ी के साहित्यकार और कन्वीनर डोगरी एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी नई दिल्ली, श्री दर्शन दर्शी जी। सर, आपका एक्सएलशियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, मुझे बुलाने के लिए और इस पे विषय पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद। सर, बार बार हर डोगरा यही बात करता है, 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल में आने के बाद डोगरी का क्या हुआ? अगर सच पूछा जाए तो मेरे ख्याल में 8th शेड्यूल में आने का मतलब ये है कि हमारी मातृभाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सम्मान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझते हैं कि लोगों की राय कहाँ तक, ये इस बात को आप कैसे समझा पाते हैं कि 8th शेड्यूल में आने के बाद डोगरी के साथ क्या हुआ? देखिए, ये समझने की बात है, भाषाएं निरंतर, जैसे एक पुरुष है, मानव है, वो ग्रो करता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, भाषाओं को वैसे मानना चाहिए। और किसी भी देश के संविधान में जब कोई भाषा शामिल हो जाती है तो उसके लिए वो सबसे सर्वोत्तम गौरव की बात है। तो ये गौरव ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ जुड़ी बातें ये भी हैं कि सिर्फ गौरव नहीं, एक मशहूरी भी चाहिए, दूसरी जगहों तक, दूसरे प्रांतों तक, देश भर में, पूरे राष्ट्र में डोगरी की चर्चा हो। डोगरी की चर्चा इस माध्यम से ज़रूर हुई। मगर हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, मैं इस उपलक्ष्य में मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, 2003 के दिसंबर के अंत में, जबकि हमें अभी एक हफ्ता ही हुआ था वो उस 8th शेड्यूल में आए हुए, मैं चेन्नई से अपनी धर्मपत्नी के साथ कन्याकुमारी ट्रेन पे सफ़र कर रहा था और हमारे साथ एक महिला जो केरला की थी, और केरला बहुत पढ़ा लिखा प्रांत माना जाता है, वो थी। और बातचीत शुरू हुई, मुझे ये सुनकर दुख भी हुआ, अचंभा भी हुआ, हैरानी भी हुई कि उन्होंने डोगरी का नाम नहीं सुना हुआ था। इग्नोरेंस इज़ ए ब्लिस, पुराने वक्तों की बात है, इग्नोरेंस इज़ ए कर्स के वक्तों में हम रह रहे हैं। मगर उनको कश्मीरी का पता था। तो ये शायद इसमें एक ख़ास वजह ये भी होती है कि कौन से प्रांत में कौन सी भाषा की क्या स्थिति रही है, ख़ास तौर पर भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बाद। तो मुझे लगता है कि उस कम से कम स्थिति से हम पिछले 20 साल में बाहर निकले हैं। और आज कहीं भी आप चले जाएंगे, वेस्ट में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, डोगरी को लोग जानते हैं, भाषा के तौर पर जानते हैं, डोगरी के साहित्य के बारे में उनकी जानकारी है। तो क्या ये हमारे लिए बहुत एक अति गौरव की बात नहीं है? सर, आप साहित्य अकादमी के डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर भी हैं, तो साहित्य अकादमी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि साहित्य अकादमी के पुरस्कार तो 8th शेड्यूल से पहले भी दिए जाने लगे थे, जिससे कि जो डोगरी का साहित्य है अलग अलग भाषाओं में अनुदित भी होने लगा।
देखिए, साहित्य अकादमी के बारे में एक बात मैं विशेष तौर पर बड़ी साफ कर देना चाहता हूँ कि साहित्य अकादमी भाषा के लिए काम नहीं करती, वो उस भाषा में लिखित साहित्य के बारे में वो उसको उस सिलसिले में काम करती है। तो हम लोगों को ये जो एक वहम है कि शायद साहित्य अकादमी भाषा के लिए काम करती है, वो साहित्य के लिए काम करती है। और एक बात जो मुझे आम तौर पर अपने डोगर समाज में थोड़ी निराशा देती है, वो ये है कि जब भी कोई साहित्यकार से बात करता है, मेरे से कोई बात करता है, तो वो अपने से प्रशंसा करने के लिए ये कहते हैं आप डोगरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे दुख पहुंचता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग ये समझें कि हम उस भाषा में एक साहित्य को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और भाषा अपने आप उससे आती ही है। पर हम जो काम कर रहे हैं या आप जो काम कर रहे हैं, जो सब संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, वो भाषा और डोगरी में लिखे जाने वाले साहित्य के लिए कर रही हैं। इसी तरह साहित्य अकादमी भी डोगरी साहित्य के लिए काम कर रही है। कितना मुश्किल है एक कन्वीनर हो पाना, क्योंकि एस्पिरेशंस की बात हो रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कहने को जम्मू संभाग छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा भी है। और आपने अपने टेंडर में जो आपका चल रहा है, उसमें आप की रीच जो डोगरी साहित्य की है, उन रिमोटेस्ट कॉर्नर की बात करूंगा, वहाँ तक भी आपने कार्यक्रम आयोजित किए साहित्य अकादमी के। फिर भी लोगों की एस्पिरेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, इस बारे में गिले शिकवे भी रहते होंगे यकीनन, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें मेरा एक मानना है, सिर्फ अगर आप एक्शन करते हैं तभी रिएक्शन होता है। मुर्दे को कोई ठोकर नहीं मारता, जिंदे आदमी को ही ठोकर लगती है। तो इस तरह से बात मेरी मान लीजिए आप। हाँ, यहाँ तक दूसरी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे जाके देहात में मुफस्सल में काम करने की बात है, तो शायद उसका एक कारण है, मेरे दिल में एक गांव बसता है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग से डुग्गर का सिर्फ शहर नहीं, बल्कि वो क्षेत्र जो दूर दराज के हैं, जिनको मुफस्सल कहते हैं, तो वहाँ जाके कुछ आनंद भी आता है उन लोगों से बातचीत करने में, उनका रह के। और इसीलिए शायद ये पहली बार हुआ है कि साहित्य अकादमी के कुछ कार्यक्रम इन कुछ सालों में हम लोगों ने काफ़ी दूर दराज जगहों पर जाके किए हैं। और खुशी की बात ये है कि जम्मू शहर में अभिनव थिएटर में या KL सहगल हॉल में या राइटर्स क्लब में कार्यक्रम करने के लिए न्योते के अलावा टेलीफोन करने पड़ते हैं, जबकि वहाँ लोग एक गांव में हमने कार्यक्रम किया तो दूसरे गांव से हमें न्योता आ रहा है, तीसरे जगह से हमें न्योता आ रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसे क्षेत्रों में काम करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर, साहित्य अकादमी का मेरे ख्याल में फ़र्ज़ भी, अकादमी कोई भी हो, साहित्यिक अकादमी हो या अपनी कल्चरल अकादमी जो आजकल डिफंक्ट पड़ी है कह सकते हैं, इन सभी का शायद फ़र्ज़ यही था कि रिमोटेस्ट एरिया में जाकर भी मंच उपलब्ध कराया जाए। शहरों में तो मंच मिल ही जाता है किसी न किसी तरह से, लेकिन सर क्योंकि आप जिस गांव से आते हैं वहाँ पे कवि दत्तू नामक एक मशहूर शायर, जिनको हम शुरुआती दौर के शायर कहते हैं, कवि कहते हैं, उनका नाम ही कवि दत्तू है। तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जम्मू विश्वविद्यालय में विभाग है एक, वहाँ पे रिसर्च भी होती हैं, तो वही जो रिसर्च एक पुराने पैटर्न पे चलती है, इस दहाके का कहानी, इस दहाके की पोइट्री, क्या रिसर्च स्कॉलर का यही काम है कि उससे आगे बढ़कर ऐसे जो शख्सियतें हुई हैं? और अफसोस की बात यह है कि कर्नल शिवनाथ जी के जो 1975 में उनका एडिशन आया था डुग्गर का साहित्य, उसके बाद कोई रिसर्च वर्क हुआ नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन लेवल नहीं होता कि जम्मू विश्वविद्यालय भी ऐसी रचनाओं पे थीसिस लिखवाए, ऐसे विषयों पे थीसिस लिखवाए जो वाकई रिसर्च का काम हो? देखिए, विश्वविद्यालय कोई भी हो, हम ये उम्मीद करते हैं, और कोई भी भाषा हो, कोई भी विभाग हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि रिसर्च का मतलब ही वो है जो नए सिरे से ढूंढा जाए। और अगर हम
घिसे पिटे मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। डिग्री प्राप्त करना एक बात है, पर उस भाषा के लिए सही तौर पे ऐसा काम करना जो कालजिए हो, जो अगले लोग जो हैं वो याद करें, और वैसा मैं मानता हूँ कि शायद नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए। आपने जम्मू कश्मीर कला संस्कृति अकादमी की बात करी। ये बदकिस्मती है हमारी कि इस वक्त जबकि हमारी कोशिश ये है कि डोगरी की अलग से अकादमी बने, जो एक अकादमी है भी जम्मू कश्मीर की, उसकी हालत हम सबके सामने है। ये सरकार को देखना चाहिए, साहित्यकारों को बुला के पूछना चाहिए कि इस तरह की एक अकादमी, जो मात्र एक अकादमी है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसकी यूटी बनने के बाद क्या वो उसको रियासत से नीचे हो गई, छोटी हो गई क्या है? मुझे माफ़ करें, ये शायद बड़ा उल्टा लगेगा मेरा प्रश्न सुनने वालों को, पर मैं जान के ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जम्मू कश्मीर की अकादमी भी यूटी की शक्ल में या उस स्टेटस में आ गई है क्या? और यहाँ तक विश्वविद्यालय का ताल्लुक है, हम अभी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी डोगरी विभाग इंट्रोड्यूस किया गया है, खोला जा रहा है। कुछ वहाँ समस्याएं आ रही हैं क्योंकि वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है शायद, बट उम्मीद है कि जल्दी ही वो विभाग जो है वो वहाँ छात्र आएंगे, बच्चे आएंगे। विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पिछले दिनों वहाँ साहित्य अकादमी का एक 2 दिन का उसी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस करवाई। हमें इस तरह का सहयोग, कम से कम मुझे उस तरह का सहयोग जम्मू विश्वविद्यालय के डोगरी डिपार्टमेंट से या डोगरी विभाग से नहीं मिला। ऐसा क्यों है? मैं अक्सर प्रश्न करता हूँ उन साहित्यकारों से जिनको जम्मू के इस डोगरी डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। उनमें एक पुस्तक कुछ देर मेरी भी पढ़ाई गई पोइट्री की। मैं उनका ये प्रश्न करता हूँ कि आपको कितनी बार विभाग में बुलाया गया छात्रों के साथ अपनी बातचीत रखने के लिए? संवाद तो रेगुलर होना चाहिए, जो साहित्यकार, इस्टेब्लिश साहित्यकार। अभी एक बार भी नहीं। हमारे प्रकाश प्रेमी में 10 साल, प्रकाश प्रेमी जी की वेदन धरती की एक बड़ा शाहकार, एक बहुत ही उच्च कोटि का महाकाव्य है, 10 साल शायद लगभग उनके मुताबिक वहाँ उस विभाग में पढ़ाया गया, पर एक भी बार प्रकाश प्रेमी को वहाँ नहीं बुलाया गया। जो जीवित साहित्यकार हैं, जो आपके छात्रों के साथ सीधा वार्तालाप करके अपने लेखन के बारे में बता सकते हैं, अपना जो उन्होंने जो आप छात्रों को पढ़ा रहे हो उस पर चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता है? मुझे हैरानी है। मैं खुद एक भाषा से जुड़ा हूँ। मैं अंग्रेज़ी विभाग जम्मू में ही से मैंने MA किया है, और हम जिन लोगों को पढ़ा करते थे वो जाहिर है कि वो बहुत पुराने काल के थे, वो जीवित नहीं थे, हैं? मगर हमें इंटरेक्शन करवाया जाता था। आप हैरान होंगे ये सुन के कि हमको कुछ इस तरह के प्लेस और फिल्में दिखाने की कोशिश की जाती थी जिनका संबंध अंग्रेज़ी के साहित्य से हो। तभी आप डीपली उसमें जा सकते हैं। लिटरेचर बात ही ऐसी है। सर, आपने जैसे जम्मू विभाग की बात की, तो मैं प्रश्न वही है कि जैसे सर कह रहे हैं कुछ तीखे भी रहते हैं, तो लेकिन पूछना तो फ़र्ज़ है। जैसे जम्मू विभाग है, ऐसे ही जम्मू में कितनी ही संस्थाएं हैं गिनी चुनी। जब 8th शेड्यूल की बारी आई तो सभी इकट्ठे थे। हम दावे के साथ कहते हैं, ये बात दम भरते हैं इस चीज़ का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संस्थाएं एक वॉइस क्यों नहीं बनती जब भी कोई ऐसी समस्या आती है भाषा के साथ? लास्ट ईयर जम्मू में ऐसा हुआ, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि स्टेट अवार्ड, जो जिसे यूटी अवार्ड हम यूटी अवार्ड कह सकते हैं, वो डोगरी भाषा में नहीं दिया गया। तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसा क्या है कि संस्थाएं अब निर्जीव सी नज़र आती हैं, सिर्फ अपना अपना कार्य कर रही हैं, और डोगरी भाषा के लिए संस्थाएं मायने नहीं रखती। उन्हें शायद एक वॉइस बनकर आगे आना भी चाहिए, जैसे आप विभाग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, संस्थाओं का एक बहुत ही अहम
रोल होता है किसी भाषा और उस भाषा के रचित साहित्य के लिए। वो इसलिए कि संस्था जो होती है वो सरकार नहीं होती, और सरकार की और बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, उनको बैलेंस देखना होता है। कश्मीर में ये हो रहा है तो जम्मू में होगा, जम्मू में हो रहा है तो कश्मीर में होगा, उस तरह से। मगर संस्था को एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहिए और सहयोग से काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो जम्मू में 4 या 5 या 6 संस्थाएं हैं, तो वो सब संस्थाएं अगर, जैसा आपने ठीक कहा कि जब वो संघर्ष चल रहा था डोगरी को मान्यता दिलवाने का, 8th शेड्यूल लाने का, अगर वो उस वक्त इकट्ठे हो सकते थे तो अब क्यों नहीं हो सकते? विशेषकर जब साहित्य अकादमी का कोई कार्यक्रम होता है तब तो ये भेदभाव भूल के तब तो आ जाइए। साहित्य अकादमी तो सेंट्रलाइज है, तब तो आ जाइए कम से कम। कहना न होगा, शायद ये ऐसा ही है कि जैसे आपने कहा कि संघर्ष जब किया तो सब लगभग इकट्ठे हो गए। क्या हम किसी उस देश की व्यवस्था की तरह हैं जिस पे जब आक्रमण होता है तभी हम इकट्ठे होते हैं? डोगरी भाषा में तो जो चिंतक हैं वो ये कहते हैं, देखिए सर, चिंतक आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक तो चिंतक सिर्फ चिंता करने के लिए होते हैं, एक होते हैं जिनके पास थोड़ा सोल्यूशन भी रहता है। अफसोस की बात यह है कि जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं उनको सिर्फ अंधकार नज़र आता है, उनको एफर्ट कभी नज़र नहीं आता। तो उन चिंतकों के प्रति भी आपकी क्या चिंता है डोगरी भाषा को बचाने के लिए, साहित्य को सहेजने के लिए, उसे प्रचार और प्रसार देने के लिए? देखिए, चिंताएं बहुत हैं मगर आशाएं भी बहुत हैं। मैं ये समझता हूँ कि डोगरी भाषा और डोगरी साहित्य को जितने प्लेटफॉर्म, जितनी जगह आज उपलब्ध हैं वो आज से 50 साल पहले नहीं थी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं उस पीढ़ी से हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ी भी डोगरी में पढ़ी है। वो इसलिए कि उस वक्त डोगरी कोई विषय के रूप में कहीं पढ़ाया नहीं जाता था। आज स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और संस्थाएं भी उसके लिए कार्यरत हैं। तो फिर भी समाज में डोगरी भाषा और डोगरी साहित्य का सम्मान पहले के मुकाबले में कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। हमारे पाठक कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन सर एक बात है, पाठक कम हो रहे हैं, पुस्तकें तो रेगुलर छप रही हैं और बहुत ज़्यादा छप रही हैं। पहले 1 अवार्ड हुआ करता था, अब 4 अवार्ड हैं। कहीं वो तो नहीं है कि अवार्ड को देख के भी पुस्तक का चयन कि मुझे छपवानी ही है हर हाल में? पुस्तक लेखन, देखिए, पुस्तक लेखन 2 तरह के होते हैं। एक उन भाषाओं में पुस्तकें लिखी जाती हैं जहां वो पब्लिशर के ज़रिए छपती हैं। पब्लिशिंग का एक अपना एडिटोरियल बोर्ड होता है, हर पुस्तक को अच्छी तरह जांचा परखा जाता है फिर छपता है। दूसरी है सेल्फ पब्लिकेशन, जो हमारे यहाँ होती है, जो हम करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, किसी को नहीं दिखाई है, और अपने छपवा दी और सर्कुलेट भी कर दी। फिर मैं ये भी इस उम्मीद में भी बैठ गया कि हाँ, मुझे भी पुरस्कार मिलना चाहिए। और विशेषकर जो युवा पुरस्कार है उसके लिए अभी भी हमें पुस्तकें सही मैंने में उपलब्ध नहीं हो रही है, और जो हो भी रही है वो उनका कोई स्तर नहीं है। तो ये आपको ज़रूर आपके इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ डोगरी के साहित्यकारों को कि साहित्य सिर्फ लिखना नहीं होता, श्रेष्ठ साहित्य लिखना। W.H. ऑर्डन ने ये बहुत खूबसूरत बात कही है, टू राइट हायर पोएट्री यू नीड हायर ऑडियंस। पाठक, दर्शक भी ऊंचे होने चाहिए, तभी हमारी कविता भी ऊंची होगी। मगर अगर हमारी कविता ऊंची होगी तभी हमारे पाठक और श्रोता भी ऊंचे हो पाएंगे, वो हमारी ओर आकर्षित होंगे। हम आम तौर पे कहते हैं पाठक नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, श्रोता नहीं है। मगर क्या हम सही मायने में उनको कुछ इस तरह की कृतियाँ दे पा रहे हैं जो वो मजबूर होके पढ़े? अगर हम पहले उनको अनुवाद में ही पढ़ाएं, अंग्रेज़ी में पढ़ाएं,
जैसे डोगरी में वो मतलब अगर अंग्रेज़ी को हम डोगरी में पढ़ सकते हैं तो डोगरी को अंग्रेज़ी में पढ़ाने का भी कोई वो नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे उन लोगों से भी सहमति नहीं है जो अक्सर कहते हैं कि नहीं जी वो देखिए वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, डोगरी में नहीं कर रहे, वो देखिए हिंदी में बात कर रहे हैं, डोगरी। बात तो डोगरी की हो रही है ना, और अगर बात डोगरी की हो रही है और ये आपने बाहर तक पहुँचानी है तो उसको अंग्रेज़ी और हिंदी में भी लेके आना पड़ेगा। जैसे हमारा इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो भी हमने हिंदी रखा है कि बात अस्तित्व की करेंगे, भाषा की करेंगे, सांस्कृतिक विरासत की करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाषाएं जो हैं उनको आपस में एक दूसरे से जुड़ के चलने की एक मतलब समाज को बनाना है अगर, भाषाओं का आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, भाषाओं का आपस में सहयोग होना चाहिए। विरोध से काम नहीं बनेगा, सहयोग से काम बनेगा। संस्थाओं का भी वैसे ही आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और मान लीजिए हमारे इस वक्त 4 भाषाएं ऑफिशियल हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, पाँच भाषाएं ऑफिशियल भाषाएं हैं। तो हाँ, सरकार को ये पूछना चाहिए, जैसा आपने प्रश्न किया कि लोगों की एस्पिरेशंस हैं। 2003 में जब 8th शेड्यूल में भाषा आ गई तो उसके बाद लोग ये पूछते हैं कि क्या मिला। तो ये प्रश्न मैं सरकार को ये पूछना भी चाहता हूँ कि उसमें हमें सम्मान तो मिला, यहाँ ऑफिशियल भाषा आपने कर दी और हमारी एक छोटा मोटा कार्य करने वाली जो एक अकादमी थी वो भी हमसे खोली। आपको ये सुन के अचंभा होगा, मुझे खुद हुआ था, कोंकणी जैसी भाषा की दिल्ली में अकेडमी है, सिंधी जैसी भाषा की दिल्ली में अकादमी है, और मैंने कोंकणी के एक कार्यक्रम को खुद वहाँ अटेंड किया जबकि उनके चीफ मिनिस्टर वहाँ उसको वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था कुछ ग्रांट। ये जम्मू में डोगरी में हमको डोगरी एकेडमी कब मिलेगी? मुझे लगता है कि सब संस्थाओं को इस बात के लिए सहयोग दोबारा करना चाहिए, जैसे उन्होंने वो संघर्ष मोर्चा बनाया था। एक संघर्ष मोर्चा इसलिए बनना चाहिए कि भाई अब तो बहुत हो गया, डोगरी में एक अलग से डोगरी अकादमी चाहिए। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सभी संस्थाएं कम से कम एक बार फिर से एकत्रित हों। सर, डोगरी मान्यता दिवस के अवसर पर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, साहित्यकारों से क्या कहना चाहेंगे, डोगरी भाषा प्रेमियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आम तौर पर स्कूलों में जाता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों अपने उस स्कूल में गया था जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो मैंने बच्चों को एक बात कही थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने भी भाषण किए और उसमें एक भाषण जो था वो डोगरी में था, एक अंग्रेज़ी में था, एक दो हिंदी में थे, और एक संविधान के जो नेशनल पॉलिसी है इसके बारे में चर्चा कर रहा था। मैंने कहा अभी आप बच्चों ने कहा कि नेशनल पॉलिसी में 3 भाषाएं कम से कम हैं, तो मैं अपना भाषण आपको इस तरीके से जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैं तीनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं डोगरी का साहित्यकार हूं, इसलिए मैं हो सकता है कि उसमें डोगरी का भाग ज़्यादा रखूं, मगर मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में भी आपसे बात करूंगा। मैं सब लोगों को ये कहता हूं, भाषाओं को सहयोग के साथ चलाने की कोशिश कीजिए। ये कुछ भाषा जो होती है वो क्या है, क्या भाषा है एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक माध्यम, ठीक है ना, और उस पर लिखा हुआ जो है वो साहित्य है। ना कोई भाषा बड़ी है ना कोई छोटी है, वो सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। हाँ, किसी भाषा को ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, किसी को कम पढ़ने वाले, कम लिखने वाले हैं, मगर उससे किसी भाषा विशेष की गुणवत्ता तो निर्धारित नहीं हो सकती। डोगरी में भी उतने ही गुण या दोष हैं जो अंग्रेज़ी में हैं या जो हिंदी में हैं। तो इसलिए सब लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा डोगरी है वो उसकी भूमिका भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे साहित्य में उतना ही महत्व रखती है जितनी कि किसी दूसरी भाषा में, जिसको कि हम लगभग राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, या किसी और तीसरी भाषा में जिसको हम लगभग अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और हम एक बड़े भव्य देश में रह रहे हैं। हमको देश में जुड़ने के लिए
और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जुड़ने के लिए दूसरी 2 भाषाओं की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। पर मैं महात्मा गांधी के कोट आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि हाँ, जब आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएंगे तो आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, पर अपने ही प्रांत में आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आपको अपनी मातृभाषा ही की आवश्यकता है और उसी को आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, उसी को पढ़ाना भी चाहिए, उसी को आपको बोलना बुलाना भी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तृत इतनी बातचीत की। फिर से आपको भविष्य में सुनने की गर्ज रहेगी, हमें आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस कार्यक्रम में आज सर दर्शनदर्शी जी ने जैसे कहा कि अब ज़रूरत है कि भाषा को, मातृभाषा को घरों में भी बोला जाए। डोगरी भाषा अकादमी भी चाहिए, सैटेलाइट चैनल भी चाहिए। डुग्गर सैटेलाइट चैनल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को डोगरी मान्यता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।